है ना, और फिर अपना रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज देख। मैंने बोला था यार, मैंने कल बोला, सर ने बोला कि ना कल से डेली आएगा, कुछ इशू था आई थिंक, अब पता नहीं आज भी नहीं आया। फिर बोला तो था उन्होंने कि आज से जाएगा। अब देखो 2 दिन शायद ऑफ है, फिर मंडे से देखते हैं फिर क्या होता है। मैं दोबारा से बोल दूंगी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी ज्यादा पता नहीं होता, ये टीम मीटिंग वाली बात होती है ना, तो बस उन्होंने यही बोला था कि जाएगा। हाँ चलो रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि वेंटिलेशन, ठीक है। ब्रीदिंग को हम दूसरा टर्म क्या दे रहे थे, वेंटिलेशन। ओवरऑल क्या हो रहा है, एयर इन आउट, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर के बीच में। अब ब्रीदिंग में फिर हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। स्लो आ रही है, आवाज नहीं आ रही स्वीटी, बाकी बच्चे आवाज आ रही है? ये एक्चुअली टिन टिन हो रही है ना अभी, इसलिए नहीं आ रही शायद। हाँ अब आएगी, अब आएगी, ठीक है। तो ब्रीदिंग में कितने थे, 2 प्रोसेस थे। गुड इवनिंग संजना, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। इसी को हम, इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी बोल सकते, इनहेलेशन, है ना। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर, एयर को क्या ले रहे हैं हम, अंदर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, सही है। एक्सपायरेशन को हम एक्सलेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि एयर को हम रिलीज कर रहे हैं, लंग्स में से क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्सेलेशन, एक्सेलिंग एयर। अब इन दोनों ही प्रोसेस में इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस था, इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, पहली बात तो यही है, एक्टिव प्रोसेस है ये, ठीक है। एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी यूज होगी। एक्सपायरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं यूज होगी, ठीक है। दूसरी बात, एक्टिव क्यों है और एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, इंस्पायरेशन के लिए हमें चाहिए एनर्जी, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था 2 मसल्स का, कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, एक तो डायाफ्राम, किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, डायाफ्राम। डायाफ्राम जो इनिशियली डोम शेप्ड का था, वो खींच के कैसे हो जाएगा, वो फ्लैट होगा, वो नीचे की तरफ खींचेगा। सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या थी, क्या थी इंटरकोस्टल मसल्स, बताओ। हाँ गुड इवनिंग खुशी, बोलो कहाँ प्रेजेंट थी इंटरकोस्टल मसल्स, लंग्स में नहीं, लंग्स में थोड़ी थी, नो। हाँ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये बात तो सही है। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे थी, रिब्स में, हाँ बिटवीन द रिब्स, ठीक है ना। चलो डायग्राम देखते हैं। मान लो ये था ऐसे, ठीक है, ऐसे लंग का स्ट्रक्चर था, नीचे क्या था, ये डायाफ्राम था, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, एक तरीके से थोरैसिक चैम्बर बना दिया हमने, ये जिसमें थोरैसिक चैम्बर, जिसमें क्या प्रेजेंट है, दोनों हमारे लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। रिब्स पे क्या होता है, जैसे ये रिब्स है, ऐसे है ना आपकी रिब्स, इन रिब्स के बीच में ऐसे मसल्स आर प्रेजेंट, 2 तरीके की मसल्स होती है बिटवीन द रिब्स, रिब्स के मसल्स जो है बिटवीन द रिब्स, 2 तरीके की मसल्स हैं, ठीक है। एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है, और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल,
इंटरकोस्टल मसल जो है वो दो तरीके की हैं, ये याद रखना है, एक्सटर्नल हाँ और इंटरनल। कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द रिब्स, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारा क्या हो रहा है, इनहेलेशन होगा, जब हम एयर को अंदर लेते हैं उस टाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये डायफ्राम नीचे की तरफ खिंचेगा, ठीक है। जो डायफ्राम इनिशियली कैसा था, डोम शेप्ड था, जब हम इसको नीचे की तरफ इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी ऊपर की तरफ खिंचेंगी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो हमारी पूरी जो चेस्ट कैविटी है उसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। उसका क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप ये समझ लो, एक ऐसे करके एक ट्राइंगल था, उसकी हमने तीनों साइड्स क्या करी, खींच दी, ये एक तरीके से ट्राइंगल टाइप का ही कैविटी बना है, ठीक है। लंग्स का जो कैविटी ये हमने बनाया है ये ऑलमोस्ट ट्राइंगल टाइप का है, आपने तीनों साइड से उसको खींच दिया तो ओवरऑल क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये फिक्स है। वॉल्यूम और प्रेशर कैसे चलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। हाँ सही है, ऐसे सांस लेके देखो तुम्हें खुद ही पता लगेगा कि थोड़ी सी हमारी क्या होती है, चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आती है। तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ प्रेशर डिक्रीज हो गया, और ये जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है, अब ये लो हो गया है प्रेशर, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ये प्रेशर लो हो गया है। एटमॉस्फेयर में कैसा है, हाई है प्रेशर, और लंग्स में क्या हो गया, लंग्स में हमारा हो गया लो, ठीक है। तो एयर किधर रश करेगी, हाई टू लो, ठीक है। एयर क्या करेगी, रश करेगी अंदर की तरफ, वो लंग्स की तरफ आएगी, यानी कि हम एयर इनहेल करेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग इन, इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, समझ आ गई ये बात, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ ना, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ ना, ये लंग्स में क्या हो गया हमारे, लो प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में क्या है हमारे, हाई प्रेशर। तो एयर कहाँ ट्रेवल करेगी, हाई टू लो प्रेशर, ऐसे करके एयर अंदर की तरफ आएगी। देखो दोबारा देखो, ये क्या बनाया हमने, ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप का हमने बनाया थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर में क्या है, नीचे है हमारा डायफ्राम, इसमें बताओ कि डायग्राम में, यहाँ देख लो, इस वाले डायग्राम में देख लो, WT कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा WT, मतलब मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है लेकिन WT। अच्छा, व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट तुम पूछ रहे हो, ओके ओके। प्रेशर ग्रेडियंट क्या बताया था कल, प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रेशर डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। ग्रेडियंट टर्म तुम्हें बहुत जगह मिलेगा, जहां भी ग्रेडियंट है वहां का मतलब है डिफरेंस, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस प्रेशर का हो सकता है तो प्रेशर डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन का होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमने पढ़ा था ना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाले चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट में, तो डिफ्यूजन और प्रेशर के टर्म्स में डिफरेंस जब होता है और फ्लो होता है मॉलिक्यूल्स का, तो उस केस में हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रेशर का डिफरेंस। जब भी एयर फ्लो करेगी तो कैसे फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको, हाई प्रेशर से एयर कहाँ फ्लो करेगी, लो प्रेशर की तरफ, सभी चीजें ऐसे फ्लो करेंगी, ठीक है। हम उसमें भी देखते हैं डिफ्यूजन में भी, तब भी कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, या वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो यही ग्रेडियंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस। और जब यहाँ पर हमने क्या देखा, थोरैसिक चैम्बर में जो ये मैंने बनाया है ये वाला पोर्शन, इसमें हमने क्या देखा, नीचे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो साइज इंक्रीज होगा, ये ऐसे मानो जैसे ट्राइंगल,
ठीक है, ट्राइंगल की तरह मान लो पूरा एरिया थोरैसिक चैम्बर का। इसको हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साइड्स में जो ये खिंच रहा है वो किसकी वजह से खिंच रहा है? रिब्स में जो मसल्स हैं, क्या कौन सी मसल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो क्या होगा, चारों तरफ ये खिंच रहा है, ऐसे भी खिंचा ऊपर और बाहर की तरफ, अप एंड आउट। ठीक है, और नीचे भी खिंच रहा है, तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होगा कैविटी का, चैम्बर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है किसी सरफेस, किसी क्लोज्ड एरिया का, तो क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होते ही क्या हुआ, यहाँ पे देख लो, प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा ये प्रेशर अब कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा किससे? जो बाहर एनवायरमेंट में एयर प्रेशर है उससे। ठीक है, प्रेशर कम किससे हो गया? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन। ठीक, या हम कहते हैं एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट में प्रेशर हो गया हाई, तो एयर किधर से ट्रेवल करेगी? एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जाएगी ना। तो इसी को हम बोलते हैं कि हमने सांस ली, एयर कहाँ गई, हमारे अंदर आई। बॉयल्स लॉ का मतलब सिर्फ ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कैसे हैं ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, जब यहाँ पे हमने ट्राइंगल को खींचा, ट्राइंगल को हमने खींचा तो क्या हो गया, ट्राइंगल ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, तो ट्राइंगल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना। वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, प्रेशर विल डिक्रीज। हाँ, स्टार्ट कैसे हो रहा है प्रोसेस? प्रोसेस जब भी स्टार्ट हो रहा है, तो इस वाले डायग्राम में देखो यार तुम, ये देखो, सबसे पहला क्या होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जो डायाफ्राम ऐसे था वो खिंचेगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे की तरफ मसल्स उसको खींचेंगी तो वो फ्लैट हो जाएगा। रिप्स भी साइड में उसको खींचेंगी तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल साइज होगा इंक्रीज। हाँ, ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, दो ही कंडीशन है, तीसरी कुछ है ही नहीं। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों खिंची तो ओवरऑल चेस्ट। आप ब्रीदिंग करके देखो ना, करके देखो क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी फूलती है ना एकदम से, तो वो किससे फूल रही है? वो इसीलिए फूल रही है क्योंकि डायफ्राम उसको नीचे खींच रहा है, और क्या हो रहा है, हमारी चेस्ट रिप्स जो है उसको बाहर की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। हाँ, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर को लंग्स में इंक्रीज करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, अभी इतना सुनो, फिर क्या होता है, मसल्स रिलैक्स भी तो होंगी। अभी देखो प्रेशर इंक्रीज, क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, इतनी कंडीशन हो गई, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ एयर अंदर आ गई। ठीक है, एयर अंदर आ गई। अब एयर के अंदर आते ही क्या होगा, प्रोसेस दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएंगी ये दोनों ही मसल्स, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। हमेशा के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हुई नहीं है, एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है पूरा। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये जैसे ही रिलैक्स हुई, ओवरऑल जो वॉल्यूम था, जो ट्राइंगल था चेस्ट कैविटी का, वो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम दोबारा से कम हो गया। ठीक है, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज, वो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा फिर से। प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ऑपोजिट। ठीक है, जैसे ये प्रेशर इंक्रीज हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये इस बार ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर में रह गया कम। ठीक है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लंग्स में प्रेशर हो गया हाई, तो अब कैसे ट्रेवल करेगी, एयर एकदम से बाहर की तरफ भागेगी। ठीक है, यहां से एकदम रश करके एयर बाहर निकलेगी। समझ आई बात? दोबारा ब्रीदिंग नहीं करेंगे, वो एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ये सिर्फ रिलैक्सेशन से ही हो जाता है। ठीक है, और इंस्टेंट प्रोसेस है ना, ये तो रुक तो नहीं रहा है, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रोकना भी चाहे तो हम रोक सकते हैं, वॉलेंट्री है। ठीक है, तो ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जो मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इंस्पायरेशन के टाइम पे, वो सिर्फ रिलैक्स होगी यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही वो रिलैक्स होगी तभी क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा चेस्ट कैविटी का। क्या हो रहा है, पूरी चेस्ट अंदर की तरफ आ रही है, धस रही है अंदर, वो ऐसे समझ लो। ठीक है,
जैसे वो अंदर की तरफ आएगी क्या होगा, वॉल्यूम हमारा कम होगा, प्रेशर इंक्रीज, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा आपको एयर एकदम को बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बोल रहे हैं हम एक्सलेशन। समझ आई बात? एक बार प्रेशर ग्रेडियंट किधर की तरफ बन रहा है, एक बार प्रेशर ग्रेडियंट जो बन रहा है वो लंग्स की तरफ बन रहा है, ठीक है, और एक बार बन रहा है एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है। तो इट्स अ पैसिव प्रोसेस, ये ध्यान रखना है। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी यूज हो रही है, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, ठीक है। आगे देखें। बाकी बच्चे अब पढ़ना समझ आ गया बच्चे? स्वीटी, वाणी, आतिका, आज क्लास का लिंक लेट आया है क्या? ठीक है, कैरी ऑन, ठीक है जी। चलो चलो फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं, देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से ना बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ये देखो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, अभी हमने क्या देखा, एक्सेलेशन के टाइम पर सिर्फ मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स कर रही है, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ ये हो रहा है रिलैक्सेशन। यहाँ देखा ना हमने कि दोनों मसल्स जो पहले खिंची हुई थी वो क्या हुई, वो रिलैक्स हुई। लेकिन मान लो तुम्हें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, एक तो ये है कि मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल आपने ब्रीदिंग करी, लेकिन आप एक्स्ट्रा फोर्स से अगर हवा को निकाल रहे हो, लंग्स में से चाह रहे हो ज्यादा एयर हम रिलीज कर दें, तो उस केस में क्या होगा, आपके पेट पे जोर पड़ेगा, निकाल के देखो, जोर से मारोगे ना, बाहर एयर की रश करवाओगे, तो आपके पेट की जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स, वो भी काम करेंगी उस केस में, ठीक है। किस में, सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल एक्सपायरेशन में करके देखो, आपके पेट पे एकदम जोर पड़ेगा, वो क्या है, वो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, पुश कर रहे हैं उसको, ठीक है। और साथ के साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। रिब्स के बीच में दो तरीके की मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक बार एक्सटर्नल काम करती है और एक बार इंटरनल, मोस्टली कौन सी काम कर रही थी, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल कब काम कर रही है, एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये अलग सी बात है, इंपॉर्टेंट है। अब बोलो क्या बोल रहा था कोई बच्चा? ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना, एब्डोमिनल और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों कम काम करती हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी बंदा एक बार में एक, हाँ, एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16 बार, ठीक है, 12 to 16 टाइम्स, ठीक है, 12 to 16 टाइम पर मिनट, ये ध्यान रखना है। ये दोबारा से वही दिया हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस कि इंस्पायरेशन मीनिंग क्या है, टेकन इनटू द लंग्स, एयर को हम अंदर ले रहे हैं, और एक्सपायरेशन मतलब एयर को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सपेल कर रहे हैं, इस एक्सपेल मतलब रिलीज करना या बाहर छोड़ना, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या चाहिए, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एटीपी यूज होगा, ठीक है। लेकिन एक्सपायरेशन में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। और इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। दूसरी बात, वॉल्यूम क्या होगा, थोरैसिक चैम्बर का इंक्रीज होता है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज बाहर से हवा अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, डायफ्राम फ्लैट होगा, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वही चीज लिखी है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिट है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो हवा बाहर की तरफ जाएगी, सही है, यानी कि हम एक्सेल करेंगे, ठीक है। तो ये सेम ही डिफरेंस है, वही चीज। अब एक देखो नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है ये, स्पायरोमीट्री और स्पायरोमीटर, दोनों में डिफरेंस समझना। स्पायरोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि कोई भी बंदा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर
इनहेल कर रहा है या एक्सेल कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्लिनिकल असेसमेंट में या डायग्नोसिस, ठीक है, ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये किसी को कोई पल्मोनरी डिजीज है, पल्मोनरी मतलब, पल्मोनरी मीनिंग समझते हो ना, पल्मोनरी। यस मैम, मैम लंग से रिलेटेड। हाँ, तो पूरी बायोलॉजी में कहीं भी अगर पल्मोनरी वर्ड आता है तो इट मींस इट इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। तो ये क्या करता है स्पायरोमीटर, ये चेक करता है हमारे लंग के फंक्शन को। मान लो कोई बंदा बीमार है, वो सही से सांस नहीं ले पा रहा, जैसे एजमा हो जाता है लोगों को, तो उसमें क्या होता है, ब्रीदिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, स्पायरोमीटर वगैरह से ये चेक कर सकते हैं, यूज करते हैं डॉक्टर्स वगैरह। क्या वे देख रहे हैं कि कितना बार, कितना वॉल्यूम आप ले रहे हो लंग एयर में और कितना रिलीज आउट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अमाउंट फिक्स है, कितना आप ले सकते हो, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी फिक्स है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। तो वो चेक करने के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, कितना वॉल्यूम आप ले रहे हो, नहीं ले पा रहे, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ब्रीदिंग में, ठीक है। हो सकता है लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उसके असेसमेंट के लिए क्या यूज होता है, स्पायरोमीटर। और स्पायरोमीट्री, यहाँ पे देखो TRY लिखा है, ठीक है। स्पायरोमीट्री क्या है, इस ये टेस्ट का नाम है, ठीक है, टेस्ट का नाम है कि आपने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करा और एक्सेल करा। तो स्पायरोमीट्री इज अ टेस्ट। और किससे होगा, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट से, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। चलो अब देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या है, ठीक है। हाँ, स्पायरोमेट्री इज डन बाय स्पायरोमीटर, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखेंगे आगे, जैसे एंजियोग्राम, एंजियोग्राफ, ठीक है, एंजियोग्राफी, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। अब देखो 1 2 3 4, ये चार तो हैं स्टार्टिंग के आपके वॉल्यूम्स, 1 2 3 4, ठीक है। और लास्ट के हैं ये कैपेसिटीज। इसमें ये देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लंग में ले सकते हैं, एक बार में लेते हैं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती हैं। ये पूरा ओवरऑल टॉपिक नीट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वॉल्यूम्स पे कि कितना वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें वॉल्यूम याद करने हैं, पूरा पूरा डेफिनेशन ध्यान होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है, IRV का क्या मतलब है। सेकंड डिवाइस मतलब डिवाइस थोड़ी है ये तो ये है डिवाइस। ये तो कैपेसिटी देखेंगे हम कि कितना हम एक बार में इनहेल कर सकते हैं, कितना हम एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये वो वॉल्यूम्स है कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। चलो, तो पहला है हमारा, देखो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है कि नॉर्मल ब्रीदिंग, सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर या तो इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर कितना वॉल्यूम हमने अंदर लिया और कितना हम रिलीज करते हैं, सिंपल ब्रीदिंग में कोई फोर्स नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल में। इस टाइप के वॉल्यूम को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, TV, शॉर्ट में भी याद रखना है TV। सेकंड डिवाइस कौन सा है, सेकंड तो कोई है ही नहीं, स्पायरोमीटर ही तो है ये तो स्पायरोमीट्री तो टेस्ट का नाम है, सेकंड नहीं है, एक ही डिवाइस है स्पायरोमीटर, ठीक है विवेक। स्पायरोमीट्री वो टेस्ट है जो स्पायरोमीटर की हेल्प से हम करेंगे। टेस्ट को भी तो कुछ नाम देना है ना, मान लो कोई डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर क्या लिखेगा, कौन सा टेस्ट करना है, स्पायरोमीट्री, तो करेंगे किससे, स्पायरोमीटर से, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो हम बैठे हैं बिल्कुल आराम से नॉर्मल वे में जो ब्रीदिंग हो रही है, उसमें हम कितना वॉल्यूम या तो अंदर ले रहे हैं या बाहर, दोनों नहीं मानने हैं, ठीक है। या तो सिर्फ आप इनहेलेशन का लोगे या एक्सेलेशन का लेगे, और लिखा है यहाँ, कंफ्यूज नहीं होना, और, ठीक है। तो वो कितना वॉल्यूम होता है हमने जो एक बार में अंदर लिया नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, 500 ml के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। पर्सन टू पर्सन क्यों वेरी करेगा,
क्योंकि सबका ब्रीदिंग रेट वेरी करेगा, 12 से 16 के बीच में वेरी करता है पर पर्सन, कि आप इतनी बार 1 मिनट में सांस लेते हो। तो कोई 12 बार लेगा तो उसका अलग आएगा, 14 बार लेगा तो अलग आएगा, हो सकता है कोई बीमार हो तो उसका और भी अलग आए। ठीक है, तो ये नॉर्मल हर हेल्दी इंडिविजुअल के केस में 500 ml इसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, दूसरी बात, एक बार में आप 500 ml ले रहे हो, 1 मिनट में कितना लोगे? अगर आप 12 बार ब्रीदिंग कर रहे हो तो 12 इंटू 500। ठीक है, एक बार में इतना, तो 12 बार में कितना हो गया? 6000। ठीक है, और मान लो कोई 16 टाइम्स कर रहा है तो 500 को 16 से करा तो कितना आ जाएगा? 88,000। ठीक है, तो ये वो चीज लिखी है कि 1 मिनट में कितने ले रहे हो आप वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, और ये है 500 ml की एक बार में कितना ले रहे हो। ठीक है, ये समझ आ गया? तो दिस इज टाइडल वॉल्यूम। सेकेंड होता है देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? आपने नॉर्मल इनहेलेशन के बाद एक्स्ट्रा फोर्स से कितना और एयर आप ले सकते हो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, आप नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद एक्स्ट्रा कितनी और एयर अंदर इनहेल कर सकते हो, दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आई बात? अबव द टीवी, टीवी तक आपने लिया नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा एयर अंदर और ले ली, एक्स्ट्रा एयर और इनहेल करी, ठीक है, तो वो टोटल कितना हो गया? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये है वानी कि हम सिंपल ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम सिंपली बैठे हैं, जैसे तुम अभी सांस ले रहे हो। ठीक है, अभी भी तुम जो हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, हम नॉर्मली ले रहे हैं ना सब? हाँ, अभी करते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे हैं, सभी आराम से ले रहे हैं, आराम से छोड़ रहे हैं, फोर्स तो कोई नहीं लगा रहा। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंडीशन में हम सांस लेते हैं वो होता है टाइडल वॉल्यूम, टीवी। ठीक है वानी, नॉर्मल, कोई फोर्स नहीं लगाना। ठीक है, जहां हमने फोर्स लगाया फिर वो हो जाता है रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, आपने नॉर्मल इनहेल करा। ठीक है, अब कनिष्क का सुनना, इंस्पायरेटरी किससे आया है वर्ड? इंस्पायरेटरी वर्ड आया है इंस्पायरेशन से, यानी कि हमने इनहेल कितना एक्स्ट्रा, अभी तो मैंने नॉर्मल लिया, नॉर्मल से एक्स्ट्रा कितनी और खींच सकते हो आप हवा। ठीक है, और कितना ज्यादा, एक तो होता है नॉर्मल कंडीशन में आप सांस ले रहे हो, लेकिन मैंने फोर्स के साथ और ज्यादा लिया, एडिशनल। टीवी तक आपने लिया नॉर्मल, टीवी क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज नॉर्मल, नॉर्मल के बाद आपने कितना और एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर लिया। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आ गया कनिष्का? आया भी समझ आ गया सबको? ये समझ आने चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि नाम लिख दिया और इसका क्या मतलब है। ठीक है, एडिशनल एक्स्ट्रा एयर जो आपने इनहेल करी आफ्टर, ये भी ध्यान रखना है, बुक में जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसा याद कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये कितनी कैपेसिटी होती है? टीवी कितना था नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 ml के आसपास। लेकिन हम जब फोर्स से इनहेल करते हैं एयर को, फोर्स के साथ ले सकते हैं, तो हम कितनी ले सकते हैं? हम पहले तो हम 500 लेते थे, लेकिन हम 2500 से 3000 ml तक भी ले सकते हैं, कोई अगर फोर्स से खींचेगा हेयर। समझ आ गई बात? नॉर्मल में लोग बाग कितने लेते हैं? सिर्फ 500, लेकिन अगर कोई फोर्सफुली लेगा तो वो 2500 से 3000 ml तक ले सकता है। ठीक है, सिमिलरली एक्सपायरेटरी, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ऐसे एक्सपायरेटरी है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम में ही अगर हम एक्सेल करें तो हम नॉर्मल कंडीशन में कितना एक्सेल करते हैं? 500 ml तक। ठीक है, लेकिन हम फोर्स के साथ एक्सेल करें तो हम कितना एक्सेल कर सकते हैं? 1000 से 1100 ml तक हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? एक्सेल कर सकते हैं। दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आ गया? ठीक है, अब तुम्हें ना ये नंबर भी याद करने पड़ेंगे कि किसमें कितना वॉल्यूम होता है। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, 500 के अलावा फोर्स से आप कितना एयर को मैं एक्सपेल कर सकते हो। हाँ, मैम IRV में मेडिटेशन भी आ सकता है क्या? जैसे मेडिटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान लगा के हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, तो उसमें
वो फोर्सफुल रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं, मेडिटेशन में नहीं कहेंगे। मेडिटेशन में तो हम फोर्सफुल ब्रीदिंग बिल्कुल अलाउ ही नहीं होती। मेडिटेशन में तो आपको ये बोलते हैं आप जितना डीप सांस ले सकते हो वो लो। ये कह सकते हैं जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं या कपालभाति करते हैं, तो उसमें आप फोर्स के साथ छोड़ते हो ना एयर को, यस मैम। हाँ, तो वो आ सकता है उसमें। लेकिन मेडिटेशन में जहां तक मुझे पता है वो तो आपको कहते हैं कि आपको सांस को क्या लेना है, डीप लेना है थोड़ा। उसमें ये कह सकते हैं कि टाइडल वॉल्यूम इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम गहरी सांस लेते हैं तो ज्यादा देर तक लेंगे। तभी तो बोलते यस हैं कि मैम। इन चीजों से क्या होगा कि सांस, योगा, मेडिटेशन कहीं ना कहीं आई बिलीव दे वर्क। ठीक है, बाकी सबका अपना बिलीफ है। लेकिन क्या है, आपकी देखा जाए तो ओवरऑल बॉडी को कौन चला रहा है, ऑक्सीजन ही चला रहा है। और जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है या नॉर्मल एक्सरसाइज भी जो लोग करते हैं, उसमें क्या होता है आपकी ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग ही इंप्रूव होती है नॉर्मल एक्सरसाइज में भी या योगा यस में मैम। भी। और कहीं ना कहीं जहां ब्रीदिंग आपकी इंप्रूव हो रही है वहां ओवरऑल आपकी बॉडी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपकी सेल्स को ऑक्सीजन अच्छी लेवल में मिलेगा। और सारा खेल ही ऑक्सीजन का है अंदर। ठीक है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हम लोग सांस लेना ही भूल गए हैं। एक तो पॉल्यूशन वैसे ही इतना है, ऊपर से हम लेते ही नहीं सांस। बच्चे को देखो मैम अब, टाइडल वॉल्यूम जो है टाइड उसको जोड़ करके आईवीआर में जोड़ते हैं उसको। जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। टाइडल उसको वॉल्यूम छोड़ देते हैं। नहीं, नॉर्मल आपने लिया तो नॉर्मल आप कितना लेते हो, सिर्फ 500 ml तक। लेकिन आप फोर्स के साथ कितना ज्यादा एयर इनहेल कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? जोड़ना नहीं है। इसको ऐसे मान लो कि पूरा आप कितना अंदर एयर फिल कर सकते हो फोर्स के साथ। ठीक है, बोलो समझ आया नहीं आया? जोड़ेंगे हम यस। बाद में। एक तो ये होता है कि भाई मैंने, एक जैसे गुब्बारा है आपके पास, ठीक है, एक गुब्बारा आपने लिया और आपने उसमें नॉर्मल एयर भरी कि बस वो फूल जाए। ठीक है, लेकिन एक ये है कि आपने उसमें इतनी हवा भर दी कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच गया और उसके बाद वो ब्लास्ट ही हो जाएगा बस। तो ये केस है यहाँ पर कि आपने नॉर्मल कंडीशन में तो टाइडल वॉल्यूम यानी कि 500 आप लेते हो कि आपका बस ठीक से प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आप चाहो तो आप कितनी ज्यादा एयर ले सकते हो, वो है IRV। ठीक है, आप 3000 ml तक भी एयर लंग्स में अंदर भर सकते हो। नॉर्मल तो हम सिर्फ 500 लेते हैं, लेकिन हम फोर्स के साथ लें तो हम 2500 से 3000 तक भी अंदर एयर को फिल कर सकते हैं। ये कैपेसिटी है एक तरीके से। ठीक है, ऐसे ही एक्सपायरेशन की हम एडिशनल कितना, एक तो हम नॉर्मल एयर रिलीज कर रहे हैं, 500 हमने ली और 500 हमने रिलीज कर दी, लेकिन एडिशनल फोर्स के साथ आप कितना एक्स्ट्रा और रिलीज कर सकते हो, तो वो कितना है, उसका लिमिट है 1000 से 1100। इससे ज्यादा आप रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी एक क्लॉज है। आपने क्या करा, आपने एक तो कंडीशन है नॉर्मल ब्रीदिंग की यानी कि टाइडल की, तो आपने नॉर्मल लिया, नॉर्मल रिलीज कर दिया 500 ml। ठीक है, आपने फोर्स के साथ रिलीज करा तो आपने करा 1100 से 1000 के बीच में, जो ये ERV लिखा हुआ है। ये कैसे होगी, जब मैं फोर्स के साथ एयर छोड़ूंगी। ठीक है, लेकिन फोर्स के साथ छोड़ने के बाद भी लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बचती जरूर है। आप ये किसी दिन सोच के बैठो कि मैं आज लंग्स में से सारी एयर रिलीज कर दूंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो जो एयर बच जाएगी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, ठीक है, तो वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिड्यू का मतलब क्या है, रिमेनिंग। ठीक है, कि हमारे लंग्स में कितनी एयर तब भी बच गई, जब हमने फोर्स से निकाली उसके बाद भी बच गई। ठीक है, तो वो कितना वॉल्यूम होता है, 1200, 1100 से 1200 के बीच में। ठीक है, आपने इतना सारा निकाल दिया, ये कैसे निकला, ये एक्स्ट्रा ही तो निकला है फोर्स के साथ। ठीक है, लेकिन फोर्स के साथ निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बचती है। वो कितनी बचती है, 1100 से 1200, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आ गया ये, रेजिडुअल समझ आया? जो यहाँ लिखा भी है आफ्टर यस मैम। एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्स से निकालने के बाद भी आपकी लंग्स में कुछ ना कुछ एयर जरूर बचेगी, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिड्यू का मतलब ही होता है रिमेनिंग। ठीक है, अब ये तो थी वेल, अच्छा इनको और देखो। हाँ, एक अभी मैंने पीछे बताया था टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500। ठीक है,
और नॉर्मल इंडिविजुअल 12 से 16 टाइम्स क्या करता है, 1 मिनट में ब्रीथ करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया था हमने पीछे, 500 को 12 से और 500 को 16 से, तो कितना आया था, इतना आया था ना, 6000 से 8000। ये कितना हुआ, 1 मिनट में, 1 मिनट में एक आदमी कितना एयर अंदर बाहर कर सकता है, 6000 से 8000 ml के बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, क्योंकि 1 मिनट में इतना वॉल्यूम हम इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे। ये नॉर्मल ब्रीदिंग की कंडीशन है। फोर्सफुल वाली कौन सी होती है, ईआरवी और आईआरवी, उसमें हम फोर्स लगाते हैं। जो भी ईआरवी दोनों थे ना, आईआरवी और ईआरवी, वो दोनों फोर्स वाली कंडीशंस थी। नॉर्मल कौन सी होती है, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको सिंपली 3000 तक। क्या क्या बोलो बोलो, 3000 तक। ईआरवी बता रहे हो ना, आईआरवी 2.5 से 3000। आप जब फोर्स से लोगे तो आप इतना ले सकते हो एयर अंदर। ठीक है, और ईआरवी कितना था, 1000 से 1100। ये वॉल्यूम्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, याद करने हैं सारे। ठीक है, तो ये 1 मिनट में बता रहा है कि 1 मिनट में पूरा एक आदमी हेल्दी इंडिविजुअल कितना एयर अंदर बाहर कर सकता है। ठीक है, 500 होता है एक बार में, और ये है 1 मिनट में, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। नेक्स्ट है देखो, डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम का क्या मतलब है कि कितना वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर हमारे कंडक्टिंग पाथ में रहता है। ध्यान आ रहा है, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि एक क्या होता है, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट। ध्यान आ रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है एक्सचेंज पार्ट। कौन सा होता है एक्सचेंज पार्ट, एल्वियोली। वाली। हाँ, एक्सचेंज पार्ट कौन सा होता है, एल्वियोली। ठीक है, क्योंकि वहीं पर क्या होगा, डिफ्यूजन और गैसेस का एक्सचेंज होगा, बाकी में सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर कंडक्टिंग पार्ट में प्रेजेंट होता है, यानी कि नॉस्ट्रिल्स से लेके ब्रोंकियोल्स तक जो एयर प्रेजेंट होगी, वो सारी क्या होती है, वो सारी होती है डेड स्पेस वॉल्यूम की एयर। ठीक है, वो उसको पूरे को क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम। ऐसा तो नहीं होना कि हमने सांस ली तो सारी एल्वेलाई में ही चली गई, कुछ ना कुछ बीच में भी तो रही होगी ना, नाक में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, इनमें भी एयर प्रेजेंट होगी। लेकिन ये किसमें, ये गैसेस एक्सचेंज में कोई रोल प्ले नहीं कर रही। गैसेस एक्सचेंज सिर्फ किसमें होगा, जो एल्वेलाई में एयर प्रेजेंट है, बाकी तो बीच में भरी हुई है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एयर को बोलते हैं हम डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, मैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नोज से भी होता है, तो फिर मैम नोज भी तो एक्सचेंज पार्ट होना चाहिए ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मतलब है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज। ठीक है, समझ आया, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज ब्लड और उसके टिश्यूज के बीच में, ये उस एक्सचेंज की बात कर रहा है। ओके मैम। तो वो एक्सचेंज की बात कर, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखा था, हाँ, तो डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है, 1500 ml के आसपास। जैसे हमने 500 ml इनटेक कर, टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500। अगर हमने इतनी एयर इनहेल करी तो उसमें से 150 ml हमारी किस में रह गई, सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट में, और बाकी जो एयर है वो एल्वेलाई में एक तरीके से गई, और उसी में क्या होगा, CO2 और ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, 150 ml के आसपास। चलो अब नेक्स्ट देखें, तो ये तो हो गई हमारी वॉल्यूम्स। अब देखते हैं कैपेसिटीज क्या है। ठीक है, ये डिफरेंट है। कैपेसिटीज कब आती हैं, जब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एक था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये 4 थे मेन। ठीक है, जब हम इनको आपस में ऐड कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कैपेसिटीज मिल रही हैं कि लंग की कितनी कैपेसिटी है इनटेक की या एक्सेल करने की। ठीक है, तो वो देखते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, पहला कैपेसिटी है IC,
इंस्पायरेटरी मतलब कितनी कैपेसिटी है लंग्स की इंस्पायरेशन की टोटल, ठीक है। तो कितनी हो सकती है, सोच के देखो, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। एक तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, और नॉर्मल के बाद जो हम एक्स्ट्रा एयर और ले सकते हैं, वो सब किसकी कैपेसिटी है, इंस्पायरेशन की ही तो कैपेसिटी है एक बंदे की, कि वो टोटल कितनी एयर अंदर इनहेल कर सकता है, ठीक है। तो IC क्या हुआ, TV प्लस IRV। समझ आई ये बात, बोलो। क्वेश्चन कैपेसिटी में से ही ज्यादा आता है। ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई, बोलो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब इंस्पायरेशन की कैपेसिटी, और इंस्पायरेशन यानी कि इनहेल हम कहाँ कहाँ कर रहे थे, एक तो हम नॉर्मल केस में इनहेल कर रहे थे, नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ फोर्सफुल। तो नॉर्मल कौन सा था, TV, और फोर्सफुल कौन सा था, IRV। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कैपेसिटी इंस्पिरेशन की यानी कि IC हमें मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये इसका ऑपोजिट है एग्जैक्ट, ठीक है। कि एक तो हम टाइडल वॉल्यूम के थ्रू क्या कर रहे थे, नॉर्मल एयर को एक्सेल कर रहे थे नॉर्मल कंडीशन में, और एक क्या कर रहे थे हम, ERV के थ्रू, फोर्स के थ्रू कर रहे थे। तो हम इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारी एक्सपायरेशन की कैपेसिटी आ जाएगी। RV रिपीट करो, अभी करती हूँ। RV ये समझ आ गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी समझ आया, कितनी कैपेसिटी है टोटल एक्सेल करने की या इनहेल करने की। तो एक्सेल और इनहेल हम दो कंडीशन में कर रहे हैं ना, एक तो नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हैं, दोनों नॉर्मल में क्या कर रहे हैं हम, या तो इनहेल जैसे तुम सब अभी कर रहे हो, नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सेल। तो नॉर्मल वाले को क्या बोलते हैं, TV, टाइडल वॉल्यूम। और एक थी फोर्स वाली कंडीशन, फोर्स वाली कंडीशन में IRV और ERV, ये दोनों फोर्स वाली कंडीशन है, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे टाइडल वॉल्यूम के साथ, तो दोनों केस में हमें क्या मिल जाएगी, कैपेसिटी मिल जाएगी, इंस्पायरेशन कैपेसिटी, और इधर मिल जाएगी एक्सपायरेशन कैपेसिटी, ये जो लिखा है, ठीक है। RV क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम वो है जैसे तुमने नॉर्मल फोर्स के साथ एयर रिलीज करी, करके देखो एक बार, जितना भी तुम फोर्स के साथ रिलीज कर लो, ठीक है, लेकिन तुम सारी एयर लंग्स में से रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है आजाद। आप कितना ही फोर्स से एयर को क्यों ना एक्सपेल कर दो, उसमें लंग्स में कुछ ना कुछ एयर जरूर रह जाएगी, ठीक है। जो रह जाएगी वही है RV, ठीक है। कितना ही फोर्स से आपने क्यों ना एयर रिलीज करी, लेकिन तब भी आपके लंग्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा ही रहेगा, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम RV। और वो कितना अमाउंट होता है, वो 1100 से 1200 के बीच में होता है। समझ आ गया आजाद, ठीक है। रिमेनिंग इन द लंग्स, ठीक है, रेजिडुअल का मतलब ही होता है रिमेनिंग, कितना बच गया, फोर्स से निकालने के बाद भी जो बच गया, आप उसको निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो रेजिडुअल आ गया, यानी कि कितनी कैपेसिटी है रिमेन, कि आपके लंग्स में कितना एयर रह सकता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में कौन सा रह सकता है, एक तो RV, इतना तो रहता ही रहता है, ये हम निकाल ही नहीं सकते जो मैंने अभी बताया, ठीक है। और एक होता है ERV, क्योंकि ERV हम एक्स्ट्रा निकालते हैं। ERV क्या था, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलेंगे ना, फोर्सफुल वाला कंडीशन भी तब होता है जब हम फोर्स से निकाल रहे हैं, नॉर्मली ये एयर बाहर नहीं निकलती। और टाइडल वॉल, ये RV तो वैसे भी नहीं निकलता, ये तो हमेशा ही अंदर रहेगा, ठीक है। और ये कब निकलता है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो RV और ERV दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लंग्स की। समझ आइए बात, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। नॉर्मली आपने एयर को क्या करा, एक्सेल करा, यानी कि आपने टाइडल वॉल्यूम जो था 500 ml, उतना एयर आपने रिलीज कर दिया,
एक्सेल कर दिया, उसके बाद में आपके लंग्स में कितना वॉल्यूम बचा, उसको बोल रहे हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उतना वॉल्यूम ऑफ एयर आपकी लंग्स की फंक्शनिंग के लिए एक तरीके से जरूरी है। तो वो कितना वॉल्यूम होगा, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वो कभी बाहर एस्केप होता ही नहीं, वो आप निकाल ही नहीं सकते, और एक है ईआरबी जो आप फोर्स के थ्रू निकालते हो। ठीक है, ये क्या है, फोर्स वाला। तो इन दोनों को ऐड जब हमने करा तब हमारे क्या आया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। समझ आया, बोलो। यस मैम। ठीक है, एक होता है फिर नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है वाइटल। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है बच्चों, लेकिन ये ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट आ जाता है ऐसे, पूरा नाम भी नहीं देगा वो, सिर्फ FRC लिख देगा या EIRV लिख देगा। तो ये आपको शॉर्ट में भी याद होने चाहिए, शॉर्ट में भी याद करने हैं, इनका पूरा डेफिनेशन भी याद करना है, और कितना वॉल्यूम होता है किसका वो भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा याद। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस। अब लास्ट में है एक, देखो वाइटल कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीद कर रहा है आफ्टर फोर्स। मानो नॉर्मल थे आप, फोर्सफुल एक्सपायर, आपने क्या करा, फोर्स के साथ सारी एयर को सोचा कि मैं बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना एयर अंदर ले सकते हो। ठीक है, समझ आई बात। या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप कितना एयर एक्सपेल कर सकते हो। ऑपोजिट कंडीशन है, देखो फोर्स, पहली कंडीशन क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुली आपने सारी एयर को बाहर निकाला, और सारी एयर बाहर निकालने के बाद सोच के देखो कि आप कितनी एयर मैक्सिमम अंदर ले सकते हो। एक कंडीशन तो ये हुई कि आपने सारी बाहर निकाल दी, एयर एक्सेल कर दी, और उसके बाद आपने कितना अंदर मैक्सिमम लिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया, मैक्सिमम एयर आपने अंदर ले ली। ठीक है, उसके बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हो। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं वाइटल में, और आएगा बीच में। ठीक है, आइदर दिस और दिस। तो उस केस में क्या बनेगा, एक तो हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मली लोगे। ठीक है, एक क्या होगी एक्स्ट्रा जो हम फोर्स के साथ लेते हैं। ये IRV और ERV क्या होती है, दोनों टाइडल तो नॉर्मल है। ठीक है, और IRV और ERV क्या है, दोनों ही एक्स्ट्रा वाली कंडीशन है जो हम फोर्स के साथ लेते हैं या एडिशनल लेते हैं। ठीक है, तो जो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी क्या आएगी, हमारी वाइटल कैपेसिटी लंग्स की आएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। वाइटल कैपेसिटी। लास्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। तो एक तो बात यही हो गई कि लंग की ये भी तो कैपेसिटी है ना, वाइटल कैपेसिटी भी तो लंग की कैपेसिटी है कि हमने कितना मैक्सिमम एयर अंदर लिया या मैक्सिमम एयर रिलीज करा फोर्स के साथ। ठीक है, और इसके बावजूद हमारी लंग्स में जो बचा वो क्या बचा, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते, ये हम टच ही नहीं कर सकते आरवी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें कि हम मैक्सिमम कितना लिया और मैक्सिमम हमारे लंग्स में कितना रहता ही रहता है, तो जब आरवी और वीसी को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, कि लंग में कितनी एयर हमारी फिल हो सकती है, मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है हमारे लंग्स की, वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, समझ आई बात, बोलो। इसी को दोबारा से लिखा है इन्होंने, देखो ये क्या है, ये वीसी ही है। ठीक है, तो इसको VC प्लस RV लिख दो, या ब्रेक करके IRV ERV TV प्लस RV लिख लो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन दो दो चार चार करके करना। वॉल्यूम्स तो क्लियर है, वॉल्यूम्स आर सिंपल, कैपेसिटीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल सिंपल है सारे। अब देखो यहाँ पे TLC में कुछ नहीं है। देखो TLC टोटल नाम से देखो कि हमारे लंग में कितना एयर मैक्सिमम फिल हो सकता है, टोटल लंग की क्या कैपेसिटी है, लंग में कितनी एयर मैक्सिमम आ सकती है। तो कितनी आ सकती है मैक्सिमम, एक तो वो है जो हमारी लंग में हमेशा ही होती है, कौन सा, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो तो होता ही होता है। साथ के साथ वाइटल कैपेसिटी,
जो हमने ये ऊपर देखी, ठीक है, इतना ध्यान रखो। वाइटल कैपेसिटी में क्या था, वाइटल कैपेसिटी में था एक तो टीवी टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल लेते हैं, जो हम नॉर्मल लेते हैं वो हमारी लंग्स में ही जा रहा है, तो वो हम ले सकते हैं। साथ के साथ हम एक्स्ट्रा एयर जो ले सकते हैं, IRV और ERV एडिशनल जो हम ले रहे थे दोनों कंडीशंस में, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी टोटल लंग की कैपेसिटी, कि कितना एयर हम अंदर लंग के एकोमोडेट कर सकते हैं। समझ आई बात? ये डेफिनेशंस एज इट इज याद रखनी है। एकोमोडेटेड, जहां पर एडिशनल लिखा है वहां पे एडिशनल लिखना है, जहां फोर्सफुल लिखा है वहां फोर्सफुल लिखना है, नहीं तो क्या होगी, डेफिनेशन हाफ हो जाएगी और मीनिंग बदल जाएगा उसका। ठीक है मीना, समझ आ गई बात? टोटल लंग में कितना एयर हम भर सकते हैं, समझ आ गई? अब देखो ये तो डेफिनेशंस थी, ये चार्ट है यहाँ पे सिंपली। जैसे ये ब्लू पोर्शन क्या है, ये है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम तो ये था, सिर्फ हमने 500 ml ली, 500 ml हमने रिलीज कर दी, लेकिन 500 ml के बाद जो हमने एक्स्ट्रा एयर ली वो क्या होती है, IRV। वो क्या होती है, वो IRV होती है ना, हमने एडिशनल जो ली, इसीलिए क्या हुआ, हम यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए ग्राफ में, जो हमने एडिशन ली इतनी तो हमें लेनी थी, उसके अलावा हमने कितनी ज्यादा ले ली, तो दैट इज IRV। और जब हमने IRV और टाइडल वॉल्यूम को प्लस करा तो क्या आया हमारा, कैपेसिटी। देखो एरो देखो कहां से कहां तक दिखा रहा है ये, इसमें क्या आ गया, नीचे आ गया टीवी और ऊपर आ गया ये IRV। IRV और टीवी को हमने जब जोड़ा तो हमारी टोटल लंग की इंस्पायरेशन की कैपेसिटी आ गई, कितना हम एयर अंदर फिल कर सकते हैं। सिमिलरली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, कितना एक्सेल कर सकते हैं। और ये है नीचे हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स में रहेगा ही रहेगा। देखो ये कहीं ऐड नहीं हो रहा, ये कहाँ ऐड होगा, ये सिर्फ लंग कैपेसिटी में ऐड होगा। जब हम पूरे लंग की कैपेसिटी निकालेंगे तब ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड हुआ है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल, TLC क्या है, एक तरीके से हम देखें तो वाइटल कैपेसिटी जो थी वो टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर हम RV माइनस कर दें, रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दें, क्योंकि वो कोई ना हम एक्सेल कर रहे हैं ना हम इनहेल कर रहे हैं, तब हमारी वाइटल कैपेसिटी आती है। इसको थोड़ा सा पढ़ के देखना, क्लियर होगा। अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। इसको ग्राफ को देखना, और ये भी है एक और, इसमें हो सकता है ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें, इसको देख लेना एक बारी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो सबके ये वॉल्यूम्स लिखे हैं, ये वॉल्यूम्स एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। किसका कितना होता है, IC का कितना है, फॉर्मूलाज के साथ लिखा है, किसमें क्या ऐड होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करें, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर एक्सचेंज, मेन जो पार्ट स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा आपका, कि कैसे कैसे क्या होती है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, एल्वियोलाई में कैसे होगा, फिर कैसे ट्रेवल करके गैस पहुंचेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, ठीक है ना, कैसे ऑक्सीजन बाइंड होगी। तो क्लास मिस मत करना नेक्स्ट क्लास में, और अब क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को। चलो क्वेश्चंस करो तब तक, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, पोल्स को। क्वेश्चन नंबर देख के करना प्लीज, है ना, ऊपर नीचे नहीं कर देना।